हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके अपने चैनल 24 स्टडी वाला पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर 2024 के एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ बहुत कम है। जिस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था उस बार 35,000 वैकेंसीज़ थी, जो कि एक गोल्डन चांस होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए सिलेक्शन लेना हो तो। लेकिन इस बार वैकेंसीज कम है, तो आपको पूरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी में कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन रुके। तो उसके लिए आपको चाहिए फुल प्रूफ स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं सही इंसान क्यों हूँ, क्योंकि मैंने दो बार रेलवे के एग्ज़ाम्स में 100 में से 90 प्लस का स्कोर किया है। 2 बार आरआरबी एनटीपीसी में भी और आरआरसी ग्रुप डी में भी। तो मैं वही स्ट्रेटजी आपके लिए भी लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको इस स्ट्रेटजी से ज़रूर फ़ायदा होगा। और कमेंट करके फिर थैंक यू बोल दीजिएगा अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे, और अगर कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा जिसमें क्या सुधार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी के मार्क्स हैं 90.96, और ये आरआरबी एनटीपीसी के मार्क्स हैं 91.62। इसमें भी मैं नॉर्मल शॉर्टलिस्टेड हो गया था सेकंड के लिए, और इसमें भी मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया था पीईटी के लिए। ठीक है, और फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। अभी मैं JEE जूनियर अकाउंट असिस्टेंट गोरखपुर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ, और मेरी सर्विस ठीक चल रही है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप लोग भी प्रेफरेंस भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला स्ट्रेटजी का मूल मंत्र ये है कि मैथ और रीजनिंग मिला के आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ये मैथ और रीजनिंग की वेटेज जो है वो 100 में से 60 नंबर की है CBT 1 में। ठीक है, और उसके बाद 120 में से 70 नंबर की हो जाती है CBT 2 में। तो 100 में से 60 नंबर की है, तो इसमें आपको कैसे भी करके 55 स्कोर करना ही करना है, क्योंकि GS के 40 में से 25 नंबर लाना बहुत ही टफ काम हो जाता है। और 55 + 25 80 नंबर के आसपास आप जब नंबर लाते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं, उसके बाद ही आप आराम से शांत होकर CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वरना आप हमेशा ये लगे रहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आ गए तो मेरे जोन में क्या होगा, मेरे जोन की कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी, मेरा होगा या नहीं होगा, इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको इतने मार्क्स लाने हैं 80, तो 80 लाने हैं, तो आपको 55 का स्कोर कम से कम मैथ और रीजनिंग मिला के करना है, और 40 नंबर में से 25 नंबर GS में लेके आने हैं। तो मैथ में कैसे स्कोर आएगा आइए जानते हैं। सबसे पहले जो मैंने किया था, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो क्योंकि मैं SSC की तैयारी कर रहा था, तो सिलेबस मेरा एक तरीके से कंप्लीट था। कुछ चैप्टर्स में डाउट था, जैसे मेरा ट्रिगो उतना अच्छा नहीं है और ज्योमेट्री उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेलवे ट्रिगो और ज्योमेट्री के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछती है। CBT 1 में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछती है, जिसको करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हमको अपनी प्लानिंग तो फुल प्रूफ लेके चलनी है, तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये सिलेबस किससे करिए, पवन राव सर से करिए, क्योंकि मैंने उनसे क्लासेस की हैं और वो बहुत ही अच्छा एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी वो चीज़ें समझ आती है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, कभी क्लास में टॉप नहीं किया, फिर भी मुझे चीज़ें समझ आती थी, तो मुझे उनका पढ़ाया ठीक लगता है, तो आप उनसे क्लास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप क्या करेंगे, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसके सारे चैप्टर्स करेंगे। और ये करेंगे कैसे, आप डेली 50 क्वेश्चन कम से कम लगाइए। ठीक है, कोई 2 चैप्टर ले लीजिए या 3 चैप्टर ले लीजिए, और सब में से 10-10, 20-20 क्वेश्चन लगाइए। और ये चैप्टर हर रोज़ बदलते रहिए। आज मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम लगा लिया, SCF LCM लगा लिया, ठीक है, तो अगले दिन फिर आप उसे चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, SI CI लगा लीजिए, ठीक है, परसेंटेज लगा लीजिए। तो इस प्रकार से डेली चेंज करते रहिए, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलाते रहिए। तो इससे क्या है कि आपका हर चैप्टर जो है वो उसका रिवीजन होता रहता है रेगुलर इंटरवल पे। अब एकदम आप नंबर सिस्टम करने बैठ जाएंगे, नंबर सिस्टम में मान लीजिए 300 क्वेश्चन है, तो आप 300 क्वेश्चन करेंगे, डेली 50 कर रहे तो 6 दिन इसमें लगेंगे। फिर दोबारा जब 25 चैप्टर ऐसे घूम के 6-6 दिन हर 25 चैप्टर में आप लगाएंगे,
तो आपको घूम के आने में 6 महीना लग जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका रिवीजन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो पाता है। तो आप डेली क्या करिए, 10-15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन एक चैप्टर से उठाइए और ऐसे 3-4 चैप्टर करिए। 50 से 60 क्वेश्चन डेली का आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना आप टाइम सेव करेंगे। वैसे रेलवे के एग्ज़ाम में टाइम उतना बड़ा मैटर भी नहीं है, लेकिन पिछली बार CBT 2 में जब हम लोग CBT 2 देने गए तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो 6-7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हर शिफ्ट में आ रहे थे। रीजनिंग के अंदर 35 में से 6-7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 से 3 मिनट लेते हैं। तो सिर्फ इन्हीं 6 क्वेश्चन में आपको एवरेज 15-20 मिनट लग जा रहे थे। तो इससे क्या है कि टाइम की शॉर्टेज स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी फास्टर होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको सिली मिस्टेक से बचना है। बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 सत्ते मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते, तो फिर वो बोलेंगे कि 42, तो 42 तो ठीक है। कभी कभी क्या बोलेंगे 6 सत्ते 48, और वो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो गलत ही आएगा। तो आपको एक्यूरेट करनी है, हमेशा अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको रोज़ एक सेक्शनल मॉक देना है, अगर आप कोई फुल मॉक नहीं दे रहे हैं। जिस दिन फुल मॉक देंगे उस दिन आपको सेक्शनल मॉक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं दे फुल मॉक नहीं दे रहे हैं तो आपको उस दिन सेक्शनल मॉक देना है। उसके बाद आपको टेबल लर्न होने चाहिए 25 तक, स्क्वायर लर्न होने चाहिए 35 तक, और क्यूब होने चाहिए 25 तक। इससे क्या होता है कि आप टाइम सेव कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कहे 32 का स्क्वायर, तो आप अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसमें क्या है आपका टाइम किल होता है। लेकिन अगर आपको लर्न है वो तो आप तुरंत 1024 लिख देंगे। तो इससे क्या है आपकी टाइम सेविंग है, तो वो कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करता है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हेल्प करता है, जबकि ये रीजनिंग में भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करने हैं किसी भी हालत में। 25 तक स्क्वायर याद करने हैं और 35 तक स्क्वायर याद करने हैं और 25 तक क्यूब याद करने हैं, और टेबल भी 25 तक याद होने चाहिए। 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और मॉक से डरिए मत, मॉक को एक गेम की तरह लीजिए, जिसमें आपने इस बार जितना स्कोर किया अगली बार उससे बेहतर स्कोर करना है। जैसे आप लोग PUBG खेलते होंगे तो PUBG में होता है ना कि मैंने इतने किल किए, तो उसी प्रकार से मॉक है कि मॉक में आज मैंने 120 स्कोर किया, मुझसे अच्छे प्लेयर कितने हैं, कौन मुझसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। उसी प्रकार से आपको मॉक को लेना है। और दूसरी चीज़ है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, रेगुलर इंटरवल पे उसको रिवाइज करते रहना है। तो वो कैसे होगा, वो इस स्ट्रेटेजी से होगा कि जो ये 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये किसी एक चैप्टर के नहीं, 3 चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करिए, और इसको हर रोज़ बदलते रहिए, कोई नया चैप्टर करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी मैथ की स्ट्रेटेजी। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में पहली चीज़ आपको कोई कोर्स नहीं करना है, आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, क्योंकि रीजनिंग में कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग एक कॉमन सेंस का गेम है। आपकी सेंस कितनी तेज है, आप कितनी तेज क्वेश्चन को पढ़ के उसका पैटर्न समझ पाते हैं, यही रीजनिंग है। तो इसका कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आज से प्रैक्टिस शुरू करिए। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आए, जैसे कोई चैप्टर होगा आपसे हमेशा उसके सवाल गलत होंगे, कोई भी चैप्टर हो जाए, कैलेंडर का चैप्टर है, आपको ट्रिक नहीं आती है तो आप नहीं सही कर पाएंगे, क्लॉक का चैप्टर है, ठीक है। तो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन करेंगे, मॉक देंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उस चैप्टर को आप यूट्यूब की मदद से कर लीजिए, फिर मॉक दीजिए, और उसको कोशिश करिए कि अब की बार वो गलत ना हो। एक अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कि अगर कोई आपको कुछ भी कहे कि जे क्या है, तो जे का आपको याद रहे कि 10 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जे का उल्टा क्या होता है तो क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको रीजनिंग में क्या है, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में वो इमेज बनने लगती है कि अच्छा इसका ये नंबर है, इसमें ये ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको ये चीज़ें अगर आपको याद है, वरना अगर आप लिखेंगे उसके बाद आपका माइंड सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपको याद है ये सारी चीज़ें, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो ही आपको आइडिया लगेगा कि ये तो इसका नंबर लिखा हुआ है। अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है JQ, ठीक है, T, JQT, और यहाँ पे दे रखा है कि आपको ये 10, 17 और क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है, चला देखते ही कि जे का 10, ये तो इसकी नंबरिंग की बात कर रहा है, 17 तो टी का क्या हो जाएगा, तो अच्छा ये इसका 20 हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या है फास्ट कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और ये अल्फ़ाबेट की नंबरिंग बहुत यूज़ आती है, ठीक है। बाकी आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब तो याद करना ही है रीजनिंग में भी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं
कि 25 का स्क्वायर लिखा, 625 प्लस 1 करके 626 लिख दिया। फिर 26 का स्क्वायर लिखा 676, तो उसे 677 लिख दिया। और आपसे बोला कि अगला बताइए, तो आपको पता चल जाएगा, जब आपको क्यू स्क्वायर याद रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो 25 के स्क्वायर में 1 ऐड कर रहा है, 26 में 1 ऐड कर रहा है, तो अगले में 27 में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। इसमें भी आपको रोज़ एक सेक्शनल मॉक देना है। अगर आप कुछ दिन फुल मॉक नहीं दे रहे तो 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। किस बुक से करने हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। और मॉक को इसमें भी गेम की तरह, आपको मॉक को गेम की तरह लेना है, उससे डरना नहीं है। ठीक है, जितना आप उसको एंजॉय करेंगे उतना आप बेहतर करेंगे। और कुछ चैप्टर की ट्रिक्स होती हैं, जैसे कैलेंडर की ट्रिक होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। उसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं कर सकते। क्लॉक की ट्रिक होती है, आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो उसकी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। हर चैप्टर की मैं ट्रिक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें अगर आप ट्रिक याद करते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो उन चैप्टर्स की आपको ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी है रीजनिंग के लिए। जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए डेली आपको 15 एमसीक्यू करने हैं। और 15 एमसीक्यू के जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, और ये एमसीक्यू कौन से होने चाहिए, पीवाईक्यू वाले। तो यानी 15 पीवाईक्यूज आपको रोज करने हैं। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन को आपको करना है, तो मतलब उसका भी एनालिसिस करना है। तो आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे एक तरीके से। 15 गुणे 4 करेंगे तो 60 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मेरी एक सीरीज़ चल रही है, पीवाईक्यू मंथन सीरीज़, स्टडी वाला 24 स्टडी वाला चैनल पे, तो ये आप देख सकते हैं। इसका भी आप जाके देखिए, डेमो लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक ट्रेडिशनल जीके भी आपको रोज 2 दिन में एक टॉपिक कर लेना है। इसका क्या मतलब है, जैसे होता था ना, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, और नदी, कौन सी नदियां हैं, कौन से डांस हैं, कौन से फेस्टिवल हैं, कौन से नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, कौन सी लेक्स कहाँ पे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल जीके। जो पहले के ज़माने में होता था ना कि चाचा उचा लोग जो पूछते रहते थे, आप घर में जाएंगे तो पूछेंगे कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल जीके भी आपको 2 दिन में एक चैप्टर करना है, क्योंकि उससे बहुत सवाल आते हैं रेलवे में। साइंस में आपकी बात करें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो, क्योंकि मैंने तो नहीं की थी 9th 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का ही था, तो मुझे साइंस के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इसमें अगर मैंने क्वेश्चन देखा है कि 9th 10th से ऊपर लेवल का, मुझे कभी 11th 12th का कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। तो 9th 10th की एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जनरल अवेयरनेस में आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज आप नदी नाले याद करेंगे और कल उसको भूल जाएंगे। सोचिए कि हमें राज्य राजधानी याद करने में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि जबकि 28 ही राज्य, क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करते। जब रिवीजन आप करते रहेंगे, हमको कभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं भूलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी का हमें कोई रिवीजन है, हम बार बार जानते हैं लखनऊ लखनऊ लखनऊ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि असम की राजधानी बता दीजिए, त्रिपुरा की राजधानी बता दीजिए, तो क्योंकि उसका हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो वो क्या होती है, हमको नहीं याद होती है। तो इसमें रिवीजन आपका जनरल अवेयरनेस में बहुत ही मस्ट है, आपको करना ही करना है। ठीक है, कौन कौन से बुक्स आप फॉलो करेंगे, तो देखिए मैंने जो बुक्स पढ़ी थी, मैं अपनी बुक्स बता रहा हूँ। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि एसएससी की बुक रेलवे में क्यों करें, लेकिन मैंने इसी से तैयारी की और ये सफिशियंट है। ठीक है, मैथ वही है, एसएससी और रेलवे का नाम लगाने से मैथ चेंज नहीं होती है, क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम टू सेम है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैथ के लिए एसएससी मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज आती है, इससे क्या है, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, तो आप चैप्टर अलग कर सकते हैं कि आज इसका किया कल उसका करेंगे। ठीक है, एसएससी की रीजनिंग की भी ऐसे चैप्टर वाइज आती है, इसको आप लिख सकते हैं। स्पीडी की एक बुक आती है, रेलवे सामान्य अध्ययन करके, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में। करंट अफेयर्स को छोड़ के बहुत ही, करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की अलग से आती है, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की थी। लेकिन इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा था और मैंने ये पाया है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और साइंस के लिए आप 9th और 10th की ये एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट बुक है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो यही बुक लिस्ट है, बहुत लिमिटेड बुक लिस्ट है और सिलेक्शन बहुत मुश्किल। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है जो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर पाता है, वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बस इतनी ही स्ट्रेटजी से, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप क्लास मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ मंथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जीएस के लिए,
और बाकी जैसी जैसी मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करके आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।